अब तक आपने पीछे के एपिसोड में देखा कि कैसे स्वाति के परिवार ने उनसे झूठ बोलकर उनकी असलियत छुपाकर रखा था। स्वाति भी खुद को अमीर समझकर बीटीएस जितना बड़ा सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में कैसे शहर के सबसे अमीर लोगों के चुंगल में फंस जाती है। ये कहानी है वर्मा परिवार की इकलौती बेटी स्वाति वर्मा की, जिसके रास्ते में इतनी सारी कठिनाइयां आती है। इस लड़की का एक ही सपना है, किसी तरह साउथ कोरिया जाकर बीटीएस से मिलना और बीटीएस जितना बड़ा नाम कमाना। स्वाति रोड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके हाथ में एक बीटीएस का फोटो मिला और पीछे से एक आवाज आती है, जिस बीटीएस को पूरी दुनिया प्यार करती है। क्या वही बीटीएस और वहां के लोगों ने इस लड़की का दिल तोड़ दिया? दरअसल स्वाति 2 घंटे पहले ही मिस तानिया मल्होत्रा और बीटीएस के कंपनी द्वारा भिजवाई गई शर्तों को मान लेती है, मगर स्वाति उसी बिग हिट कॉरपोरेशन में लोगों को बात करते हुए देख लेती है। एक आदमी जो कि लंबा और काला कोट पहने हुए था, उसके हाथ में स्वाति का एक फोटो मिला। वह बड़े ऑफिस के अंदर आपस में बात कर रहे थे। इस लड़की का सपना है बीटीएस से मिलना और उसके साथ काम करने का, लेकिन वह यह बात कभी नहीं जानती है उसके रास्ते में हम जैसे लोग भी हैं जो कि स्वाति को बीटीएस से मिलने कभी नहीं देंगे। स्वाति जब बिग हिट कॉरपोरेशन से बाहर निकलती है तभी उसके फोन की घंटी बजती है। स्वाति कॉल उठाती है, तभी फोन पर आवाज आती है, बेटी तुम ठीक तो हो ना? स्वाति थोड़ी भावुक होकर कहती है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माँ की आवाज थोड़ी कांपती है, बेटा मैं तुझसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। स्वाति परेशान होकर कहती है, क्या हुआ माँ, बोलिए ना। बेटी मुझे माफ कर देना, हम लोग सच में गरीब हैं और मैंने जो मैसेज तुम्हारे मोबाइल पर भिजवाया था वो सच नहीं था। बेटा तू बहुत छोटी सी थी जब हम लोग अलग हो गए थे, इसीलिए तुम्हें यह सब सच लगा। हम लोग असल में सच में गरीब हैं, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था स्वाति बेटा। यह सुनकर स्वाति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा एकदम से सूना पड़ गया था। स्वाति मन ही मन सोचने लगी, जिसे वो अपनी रॉयल फैमिली समझ रही थी वह तो बस एक सपना था। सच तो यह है कि मैं गरीब हूँ। स्वाति ने अपनी माँ से कहा, क्या मैं के पॉप आइडल की तरह एक अच्छा सिंगर और डांसर नहीं बन पाऊंगी? तब उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा हम लोग भले गरीब हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी मेहनत से पूरी कमाई लगाकर मैंने तेरे बीटीएस के कॉन्सर्ट के लिए टिकट बुक किया है बेटा, ताकि तू के पॉप आइडल बन सके और बीटीएस के साथ काम कर सके और साथ ही बीटीएस की कंपनी की सीईओ बने। बेटा हम लोग भले गरीब हैं, लेकिन तुम अपनी मेहनत से दुनिया तक अपना नाम पहुंचाओ और साथ ही एक अच्छा सिंगर, डांसर और के पॉप आइडल बन के बीटीएस के साथ काम करो। बेटा मैंने तेरे लिए अपनी 10 साल की कमाई लगा दी ताकि तू बीटीएस के साथ काम कर सके, उसकी कंपनी की सीईओ बन सके। बेटा हर चैलेंज और परीक्षा को अच्छे से पास करना ताकि तू बीटीएस की कंपनी की सीईओ बने। इसके बाद उसकी माँ ने फोन कट कर दिया। स्वाति इन सभी बात को सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है और अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में स्वाति जब अपने रूम में पहुंचती है तो उसकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। प्रियंका, कोमल और कैलाश को लगा कि कल इसका ब्रेकअप हुआ है इसलिए यह रो रही है, लेकिन स्वाति के दोस्त लोग इस बात को नहीं जानते थे। स्वाति अपनी माँ की बात सुन पूरी तरह से टूट चुकी थी। प्रियंका, कोमल और कैलाश उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके दोस्त लोग को भी स्वाति का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। स्वाति का जब सूर्या से ब्रेकअप हुआ था उसने यह सोचकर खुद को कंट्रोल कर लिया था कि वह काफी अमीर है और सूर्या इसके लायक का भी नहीं था। आज स्वाति के पास वह झूठ भी नहीं था जिससे वह खुद को संभाल सके, इसीलिए वह इन सभी दर्दों को अपने में समेटते हुए फूट फूट कर रो रही थी। प्रियंका ने कहा, अच्छा चलो स्वाति, आज ना मैं तुम सभी को अपनी तरफ से ट्रीट देती हूँ, अब तो दुखी मत हो यार। स्वाति ने खुद को शांत करते हुए कहा, मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ यार प्लीज। कैलाश ने प्रियंका से कहा, अरे बहन प्रियंका, अगर ये नहीं आई ना तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। कोमल ने कहा, हाँ मैं भी नहीं जाऊंगी। स्वाति यह देखकर थोड़ा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कही, अच्छा ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से अपना मूड मत खराब करो। कैलाश ने प्रियंका से कहा, ये हुई ना बात,
प्रियंका, कैलाश, कोमल और स्वाति तीनों होटल के लिए निकल गए थे। रास्ता काफी सुनसान था। प्रियंका ने कहा, अच्छा मैं तुम लोगों को बताना भूल गई थी, मेरी एक फ्रेंड है साइसा ओबरॉय, वो भी आई है, उसी होटल में हम लोगों का वेट कर रही है। दरअसल ये साइसा ओबरॉय वही लड़की थी जिससे स्वाति बैंक में टकराई थी। प्रियंका, कैलाश, कोमल और स्वाति सभी के सभी होटल पहुंच गए थे। साइसा ओबरॉय ने जैसे ही प्रियंका को देखा, हे प्रियंका कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, प्रियंका ने कहा। अब तक साइसा ओबरॉय ने स्वाति को नहीं देखी थी क्योंकि स्वाति को उसकी माँ का कॉल आ गया था। इसीलिए स्वाति ने कहा, तुम लोग चलो मैं आती हूँ। वे सभी जाकर टेबल पर बैठ गए थे। साइसा ओबरॉय ने पूछा, प्रियंका तुम तो बता रही थी कि तुम्हारे 4 दोस्त आने वाले हैं, यहाँ तो 3 ही दोस्त हैं, एक और कहाँ है? प्रियंका ने कहा, वो ना उसकी माँ का कॉल आ गया था, आती ही होगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की थी ठीक उतने देर में ही स्वाति आ गई थी। कैलाश ने कहा, ओए स्वाति इधर इधर आ जाओ। कैलाश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अब सभी की नजरें स्वाति पर ही थी। जैसे ही साइसा ओबरॉय ने स्वाति को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे देखते ही उसका मन कर रहा था कि वह अपना सिर टेबल पर दे मारे। इधर स्वाति भी उसे देखकर पहचान गई थी। वह जानती थी कि साइसा ओबरॉय को उसे देखते ही नफरत हो गई थी। स्वाति को कहीं और बैठने की जगह नहीं मिली। उसने आखिरकार साइसा ओबरॉय के पास जाकर बैठ गई। साइसा ओबरॉय ने उसे देखते ही अपना मुंह बनाना चालू कर दिया। साइसा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रियंका ने उसकी शक्ल को देखते हुए कहा। वह उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गई थी कि साइसा ओबरॉय को कुछ तो जरूर हुआ है। अब तुम लोग कहोगे यार मेरी जैसी लड़की कितनी किस्मत खराब कैसे है। प्रियंका ये वही लड़की है जिसे मैंने कॉल पर बताया था। अरे बाप रे, ये वही है? हाँ ये वही फटीचर है जो मुझे रॉयल क्राउन बैंक में मिला था। कैलाश और कोमल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक स्वाति के आ जाने से ऐसा क्या हो गया। जब साइसा ओबरॉय ने गुस्से में स्वाति और उस रॉयल क्राउन बैंक में हुई हरकत के बारे में बताई तो सभी की नजरें स्वाति की तरफ थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन सभी को लग रहा था कि स्वाति को रॉयल क्राउन बैंक में जाने की जरूरत क्या थी। स्वाति के दोस्त लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे। वह अपने पापा, भाई, बहन और खुद का खर्चा किसी तरह से निकाल रही थी। रॉयल क्राउन बैंक में जाने का मतलब कोई पागल ही होगा, क्योंकि रॉयल क्राउन बैंक में शहर के सबसे अमीर जादे और बिजनेस फैमिली का ही आना जाना होता था। प्रियंका यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि साइसा ओबरॉय कितनी खड़ूस और घमंडी है। साइसा ओबरॉय ने कहा, प्रियंका तुम लोग मजे करो, मुझे कुछ काम है, मैं निकलती हूँ, बाय। और बिना किसी के इजाजत के वहां से निकल गई। प्रियंका को पहले से ही मालूम था ऐसा ही कुछ होने वाला था। उसने फिर भी साइसा ओबरॉय को रोकने की कोशिश की मगर वह नहीं रुकी। स्वाति ने जब देखी कि सारी गड़बड़ी उसी की वजह से हो रही थी और साइसा ओबरॉय लगभग दरवाजे तक पहुंच ही गई थी तो वह जोर से चिल्लाते हुए कही, रुको। यह आवाज सुनते ही सभी के सभी चौंक गए थे। साइसा ओबरॉय भी जाते जाते एक सेकंड के लिए दरवाजे पर रुक गई थी। स्वाति को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे यह बात चुभ रही थी, उसकी वजह से साइसा ओबरॉय को वहां से उठकर जाना पड़ रहा था, और दूसरी बात उसे यह खल रही थी उसके पास की दुनिया और उसके आसपास के लोग सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। इससे पहले कि साइसा ओबरॉय होटल के बाहर निकल पाती, स्वाति ने उसे आवाज देते हुए कहा। स्वाति की आवाज सुनकर साइसा ओबरॉय ने गुस्से में कहा, क्या है फटीचर, फिर से मुझसे टकराना चाहती हो? साइसा ओबरॉय ने स्वाति से बात करते हुए कहा। स्वाति उसकी ओर देखते हुए और अपने दर्द को अंदर छुपाते हुए फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, देखो जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना गुस्सा हो जाओगी। आई एम सो सॉरी। स्वाति की बात सुन साइसा ओबरॉय थोड़ी तो शांत हो गई थी मगर उसकी घिन भरी नजरें पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। साइसा ओबरॉय ने कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को ब्लडी फूल? यह कहते हुए साइसा ओबरॉय ने उसके गालों पर एक चाटा जड़ दिया। स्वाति के गाल पर जोरदार चाटा पड़ गया था। वह अपना गाल पकड़कर चुप हो गई थी। स्वाति के गालों पर जैसे ही चाटा पड़ा वहां सभी लोग स्वाति और साइसा ओबरॉय की तरफ देखने लगे। वहीं पर टेबल पर बैठे एक लड़के को ये सभी हरकत देखकर रहा नहीं गया। उस लड़के का नाम था रोशन। उस लड़के ने कहा, बस बहुत हो गया।
तभी से मैं तुम्हारे नखरे देख रहा था। तुम समझती क्या हो अपने आप को? अमीर हो तो कुछ भी करोगी। यह लड़की गरीब है तो क्या हुआ, इसने तुमसे माफी तो मांगा ना। तुम इसे माफ करने के बजाय तुम इसे थप्पड़ मार दी। स्वाति को यह देखकर राहत तो मिल गया था कि कोई उसका सपोर्ट करते हुए बोल रहा था। स्वाति अपने गाल पर थप्पड़ खाकर रोने लगी थी। वीरेंद्र प्रताप राठौड़ ने सायशा ओबरॉय से कहा, चलो जल्दी इस लड़की से माफी मांगो। यह सब बात सुनकर सायशा ओबरॉय ने कहा, मैं और इस लड़की को सॉरी बोलूंगी, नेवर। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? यह सब कहते हुए सायशा ओबरॉय रोशन प्रताप राठौड़ के गालों पर एक थप्पड़ जड़ दिया। एक थप्पड़ खाकर रोशन प्रताप राठौड़ का गाल लाल हो गया। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने कहा, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? राठौड़ एम्पायर ग्रुप का इकलौता वारिस हूँ मैं। पूरे पटना शहर में इससे बड़ा आदमी और इससे बड़ा कंपनी कोई नहीं था। रोशन प्रताप राठौड़ ने कहा, बहुत घमंड है तुझे अपनी खूबसूरती पर, अब देख तुझे कौन बचाता है। यह सब कहकर वो वहां से चला गया। सायशा ओबरॉय राठौड़ ग्रुप एम्पायर का नाम सुनकर काफी डर गई थी। अब आखिर क्या होगा सायशा ओबरॉय के साथ? वह अमीर लड़का क्या करेगा उसके साथ? इतना सब हो जाने के बाद प्रियंका, कोमल, कैलाश और स्वाति सभी के सभी वहां से निकल जाते हैं। दूसरे दिन सभी कॉलेज के साइंस एग्जीबिशन में शामिल हो जाते हैं। कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट थे सभी ने अपना अपना साइंस मॉडल बना के लाया था और प्रियंका बैंक्वेट हॉल में इंटर करती है और प्रियंका उस हॉल के अंदर आती है। उसके हाथ में एक साइंस का प्रोजेक्ट मॉडल था और सीधा कैलाश के पास आकर पूछती है, तुमने कौन सा साइंस प्रोजेक्ट मॉडल बनाया है? कैलाश ने कहा, मैं एक ऐसा रोबोट बनाया जो कि रिमोट से कंट्रोल होता है। जैसे ही कैलाश ने ये बात खत्म किया वैसे ही सभी स्टूडेंट की नजर उसके प्रोजेक्ट पर ही थी और यह देख कर कैलाश को लग रहा था उससे अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ किसी ने बना के नहीं लाया है। और तभी कैलाश की नजर कोमल पर गई। उसने पूछा, तुमने क्या बना के लाया है? कोमल ने कहा, मैं एक डोरबेल बनाई हूँ जिससे कोई भी अनजान लोग यदि घर में घुसेगा तो डोरबेल ऑटोमेटिक बजने लगेगा। और जब सभी स्टूडेंट ने कोमल का प्रोजेक्ट देखा तो मानो सबकी आंखों में चमक और भी बढ़ गई थी। कोमल ने कहा, अच्छा प्रियंका, तुमने तो हम सभी का साइंस प्रोजेक्ट देख लिया, लेकिन तुम क्या बना के लाई हो? प्रियंका ने कहा, वरना मैं एक आर्टिफिशियल मिसाइल बना के लाई हूँ। कैलाश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, चांद पर जाना है क्या? वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे सभी ने जब इन तीनों का साइंस प्रोजेक्ट देखा तो सभी आपस में बात करने लगे, वाह भाई वाह, क्या प्रोजेक्ट बनाया है इन लोगों ने। तभी इन सभी की नजरें स्वाति पर गई। प्रियंका ने स्वाति से कहा, स्वाति, तुम क्या बना के लाई हो? तुमको नहीं दिखाना है क्या? जो अपना प्रोजेक्ट सबसे छुपा रही हो, जरा हम सबको भी दिखाओ तो। इससे आगे स्वाति कुछ बोल पाती तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड सूर्या आ गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये गरीब भी कुछ बना सकता है क्या? प्रियंका और कैलाश सूर्या को देखकर काफी भड़क जाते हैं। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भी उसके दोस्त का बेइज्जती इस तरह से करे। सूर्या ने कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ। कैलाश, पूछो तो जरा अपनी स्वाति से क्या बना के लाई है? स्वाति सूर्या को देखकर काफी भावुक हो जाती है। वह सोच रही थी कि यह कितना बड़ा धोखेबाज है। एक टाइम था जब सूर्या का साथ देने वाला कोई नहीं था, तब स्वाति उसकी काफी मदद करती थी और तो और उसके बीमार हो जाने पर सब कुछ छोड़कर उसका जाकर केयर करती थी। स्वाति सोच रही थी कि सूर्या इन सभी बातों को कितने आसानी से भूल गया। स्वाति इन सभी बातों को अपने मन ही मन में सोचकर काफी उदास हो जाती है। सूर्या ने कहा, कैलाश के बच्चे, पूछ क्या बना के लाई है? कैलाश ने कहा, अरे बहन स्वाति, क्या बना के लाई हो, दिखाओ, इसकी बोलती बंद करो ना। इस साइंस एग्जीबिशन में जितने भी स्टूडेंट थे सभी चुप होकर इन लोगों के झगड़े को ही देखने लगे थे। सभी लोग काफी उत्सुक थे, आखिर इस गरीब ने क्या बना के लाया है? स्वाति, दिखाओ ना, प्रियंका ने कहा। स्वाति थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, रुको मैं लेके आती हूँ। तभी वह हॉल के बाहर गई और उधर से अपने हाथों में एक छोटा सा कार्टून का 3D मॉडल बना के लाई थी, जिसमें गांव का वातावरण मोटे से कागज पर 3D रूप में बनाया गया था और इसके बीच में एक ऐसा मशीन लगाया गया था जो कि पूरे गांव को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। स्वाति ने कहा, गांव में बिजली की समस्या होती है और इसीलिए मैंने ये बनाया है। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सूर्या ने कहा, अबे गरीब, तुझे कचरे की जगह और कुछ नहीं मिला था क्या? जो तुम ये सामान उठा के लाई हो। पूरा क्लास जोर जोर से हंसने लगा। प्रियंका, कोमल और कैलाश को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उसके दोस्त से इस तरह से बात करे। जहाँ पर एक तरफ वहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट स्वाति का मजाक उड़ा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जो कि भीड़ से चलता हुआ सामने आया, जो कि स्वाति की ही तरह एकदम साधारण से कपड़े पहना हुआ था। उसने स्वाति के पास आकर कहा, हेलो,
मैं हूँ आरव। मुझे तुम्हारा साइंस प्रोजेक्ट मॉडल बहुत पसंद आया। इतने कम खर्चे में ऐसा प्रोजेक्ट मॉडल बनाना, वाह, रियली अमेजिंग है। स्वाति को आरव की नर्म बात जैसे मानो उसके कानों को ठंडक दे रही हो। स्वाति ने जब देखा कि कोई ऐसा है जो उसके साइंस प्रोजेक्ट मॉडल की काफ़ी तारीफ कर रहा है तो उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। सूर्या और बाकी के लोग भी पहले कभी आरव से नहीं मिले थे, इसीलिए वे सभी काफ़ी शॉक्ड थे। आखिर ये लड़का कौन है जो इसके साइंस प्रोजेक्ट मॉडल की तारीफ कर रहा है। और तभी पूरे हॉल में अनाउंसमेंट होता है, सभी स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट मॉडल को लेकर रेडी हो जाएं, मंत्री साहब खुद आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट लाइन बाय लाइन कर टेबल के सामने अपने प्रोजेक्ट मॉडल को रख दिया था ताकि मंत्री जी सभी का प्रोजेक्ट मॉडल अच्छे से देख पाएं। और मंत्री जी सभी का प्रोजेक्ट मॉडल देखने लगे। सभी की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, आखिर विनर कौन होगा। और तभी मंत्री जी सूर्या के पास आ गए। उसके प्रोजेक्ट मॉडल का नाम था डिजिटल एयर कलेक्टर। नाम के साथ ही उसका मॉडल सबसे बढ़िया था, जैसा नाम वैसा काम। उसका साइंस प्रोजेक्ट मॉडल यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट से काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मंत्री जी ने उसके साइंस प्रोजेक्ट मॉडल को 10 मिनट तक घूरने के लिए लग गए थे। उसके बाद मंत्री जी स्वाति के प्रोजेक्ट मॉडल को देखा। नाम था उसका फ्री इलेक्ट्रिक सिटी टू विलेज। जब मंत्री जी ने स्वाति का साइंस प्रोजेक्ट मॉडल को देखा तो मानो वो 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो गए और फिर वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप निकल गए। मंत्री जी ने सभी साइंस प्रोजेक्ट मॉडल को देख लिया था और मंत्री जी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी यूनिक बच्चे हैं, सबों ने अपना बेहतरीन प्रयास दिया, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं और उनमें से जो सबसे नंबर 1 पर है उसका नाम मैं सबसे लास्ट पर लूंगा। मंत्री जी ने सभी को बुलाया। 5वें नंबर पर है नीतीश और 4थे नंबर पर है राकेश, तीसरे नंबर पर है सुहास और दूसरे नंबर पर है आरव। स्वाति ने जब आरव की नाम सुनी तो वह काफी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि इस पूरे हॉल में एक आरव ही था जो उसके साइंस प्रोजेक्ट मॉडल की तारीफ कर रहा था। इसीलिए स्वाति ने जब देखी कि आरव भी जीत गया है तो वह काफी खुश हो गई। फिर मंत्री जी ने कहा, आप सब ये सोच रहे हैं नंबर 1 पर कौन है। मैंने सभी स्टूडेंट का साइंस प्रोजेक्ट मॉडल को देखा, वो वाकई काफी शानदार थे, मगर उनमें सूर्या का साइंस प्रोजेक्ट मॉडल काफी अट्रैक्टिव था। और सूर्या ने जैसे ही अपना नाम सुना वह खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगा। स्वाति ने जब देखा कि सूर्या काफी खुश था तो वह भी उसे देखकर काफी खुश हो गई। स्वाति इन सभी बातों को भूल गई थी। थोड़ी देर पहले ही सूर्या उससे किस तरह का बर्ताव कर रहा था, फिर भी स्वाति ने इन सभी बात को इग्नोर करते हुए उसकी खुशी के साथ खुशी मनाने लगी। भले ही सूर्या स्वाति को धोखा दिया था, मगर स्वाति अब भी सूर्या से कहीं ना कहीं तो प्यार करती थी। सूर्या ने कहा, ओए फटीचर स्वाति, देख रही हो मेरी पावर। तभी सूर्या के साथ बैठी उसकी जीएफ रोहिणी ने कहा, अरे क्या सूर्या, तुम भी इस 2 टके के लड़की से बात कर रहे हो, ये गंदे नाली के कीड़े हैं ये लोग। यह कहकर रोहिणी जोर जोर से हंसने लगी। स्वाति कर भी क्या सकती थी, ये लोग बार बार उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। और तभी स्वाति के दोस्त लोग को भी नहीं रहा गया। स्वाति के दोस्त ने कहा, चुप हो जाओ सूर्या और रोहिणी, मैं तभी से देख रही हूँ कि तुम लोग इसका किस तरह से मजाक उड़ा रही हो। अगर इससे आगे तुम दोनों ने कुछ बोला ना, इससे आगे प्रियंका कुछ बोल पाती। तभी मंत्री जी ने कहा, सूर्या का प्रोजेक्ट मॉडल वाकई काफी अच्छा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट मॉडल को बनाने में खर्च बहुत ज्यादा आ जाता है। लेकिन इनमें से एक स्वाति का प्रोजेक्ट मॉडल है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, तो इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है क्या? फिर मंत्री जी ने कहा, इससे एक नहीं बल्कि लाखों लोगों का भला होगा और उन गरीब लोगों के भी घर तक इलेक्ट्रिसिटी जाएगा जो कभी बिजली के लिए तरसते हैं। गांव, खेतों, नहरों सभी जगह बिजली उपस्थित हो गई, तो इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है भला? अगर इतने कम खर्चे पर किसी ने प्रोजेक्ट मॉडल बनाया है तो वह वाकई तारीफ के काबिल है। और मुझे लग रहा है इस लड़की का सपना है गरीब लोगों का भला करने का, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये बच्ची आम लोगों की कितनी कद्र करती है। तो हमारे आज के विनर हुए, द विनर इज स्वाति। यह सुनकर स्वाति काफी खुश हो गई, क्योंकि वह इस साइंस प्रतियोगिता में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। सूर्या और रोहिणी ने जब इन बातों को सुना तो मानो उसके चेहरे पर 4 बज गए थे। उन दोनों ने बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल गए और मंत्री जी ने स्वाति को स्टेज पर बुलाया और उसका स्वागत फूल के मालों से किया। मंत्री जी ने स्वाति के हाथ में माइक दे दिया और बोले, अगर कोई बात आपके पास है तो आप बोल सकती हैं। तो स्वाति ने कहा, ये दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भागती है,
पर मेरा ये मानना है कि पैसे से कुछ नहीं होता। भले ही कोई सामान या प्रोजेक्ट कम बजट पर बने पर लाखों लोगों की भलाई करे, मेरे अकॉर्डिंग वह प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है, स्वाति ने कहा। मंत्री जी भी स्वाति के मुंह से यह बात सुनकर काफी प्रसन्न हुए, क्योंकि इतनी कम एज में इतना अच्छा और इतना बड़ा सोचना कोई छोटी बात तो नहीं थी। और मंत्री जी ने उसके प्रोजेक्ट मॉडल के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए चेक इनाम में दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैलाश ने कहा, स्वाति तुम बहुत अच्छी हो, जीनियस हो। स्वाति ने हंसते हुए कहा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। प्रियंका ने कहा, अरे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड का चेहरा देखने के लायक था। यह कहकर प्रियंका जोर जोर से हंसने लगी। सभी मस्ती करने में बिजी थे। इतने में ही वहाँ पर कोमल आ गई। जब सभी लोगों ने उसकी उतरी हुई शक्ल को देखा, क्या हुआ कोमल? कैलाश ने पूछा। कोमल ने उसके बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गई। सब लोग जो अभी मस्ती कर रहे थे, कोमल की ऐसी शक्ल देखकर वे लोग भी खड़े हो गए। कोमल बताओ न क्या हुआ? अच्छा, साइंस एग्जीबिशन में नहीं जीती इसलिए सैड हो? प्रियंका ने पूछा और स्वाति की तरफ देखने लगी। कोमल इधर कुछ भी नहीं बोल रही थी और अपना चेहरा लटकाकर बैठ गई थी। कोमल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त लोग उसके बात को किस तरह से लेने वाले हैं, लेकिन उसके पास बताने के सिवा कोई और चारा नहीं था जिसे वह यह सब बता सके। इसलिए उसने कहा, नहीं यार, साइसा को कुछ हो गया है, और कहते हुए अपनी गर्दन को नीचे झुका ली। बाकी के तीनों लोग उसे घबराए हुए नजरों से देख रहे थे। पर ऐसा हुआ क्या? साइसा ठीक तो है ना? प्रियंका ने पूछा। स्वाति उसे देखने के बाद समझ गई थी, जिस तरह से कोमल बता रही है उस तरह से मामला इतना सीधा तो नहीं था जितना बाकी के लोग समझ रहे थे। कोमल वैसे भी छोटी मोटी चीजों से घबराने वाली नहीं थी। तुम्हें याद है ना, कल वह साइसा स्वाति को देखने के बाद बिना खाना खाई चली गई थी और फिर उस लड़के से जाकर टकरा गई थी। फिर उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई थी। उसने धमकी भी दिया था, बल्कि वह कोई और नहीं बल्कि वह रोशन प्रताप राठौर था, और हमारे पूरे पटना शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। क्या बिजनेस प्रताप राठौर? कैलाश ने कहा। उसने अभी अभी जो सुना था उस पर वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। स्वाति ने कोमल को शांत करवाने के लिए कहा। वह देख रही थी कि कोमल कितना घबराई हुई थी। स्वाति ने कहा, हाँ लेकिन साइसा भी तो किसी रॉयल फैमिली की बेटी है ना भाई, तो पावरफुल तो वह भी होगी ही। कैलाश ने कहा, हाँ साइसा ओबरॉय के पिता की कंपनी भी बहुत बड़ी है, पर वो राठौर एम्पायर ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं है यार। अब उस झगड़े के बाद उसने साइसा को जान से मारने की धमकी दी है यार। यह बात सुनकर साइसा ओबरॉय के पिता की भी तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अभी वह ठीक है। फिलहाल स्वाति को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। स्वाति कैलाश की बात सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। स्वाति भी सोचने लगी, साइसा और उसके बीच के कहासुनी कहां से कहां तक पहुंच गई। कैलाश ने कहा, यार पहले तो वह साइसा को मारेगा, उसके बाद बचेंगे हम लोग को भी नहीं छोड़ेगा यार। स्वाति के सर पर पसीना साफ झलक रहा था। स्वाति ने कहा, यार ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। और तभी स्वाति के मोबाइल की घंटी बजी। फोन पर कोई और नहीं बल्कि रोशन प्रताप राठौर ही था। उसने कहा, मैंने एक तो तुम्हारी मदद की और तुम लोगों ने सबके सामने मेरे गाल पर थप्पड़ मारकर मेरा बेइज्जती की। कोई भी नहीं बचेगा, सबके सब मरोगे। रोशन प्रताप राठौर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आखिर साइसा के वजह से क्या संकट आने वाला था? आखिर रोशन प्रताप राठौर क्या करेगा इन लोगों के साथ? अभी अभी कैलाश, प्रियंका और स्वाति कोमल की ऐसी शक्ल देखकर परेशान थे। रोशन प्रताप राठौर के धमकी देने के बाद स्वाति अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई थी। कैलाश ने कहा, मैं पहले से ही राठौर एम्पायर ग्रुप को जानता हूँ। जो भी उससे उलझने की कोशिश करता है ना, वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। उसके ऊपर ना जाने कितने सारे मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, पर फिर भी वह बाहर आराम से घूम रहा है। उसके पीछे कोई छोटा मोटा गैंग नहीं बल्कि सबसे बड़ा माफिया गैंग है। अच्छा, साइसा अगर हाई कोर्ट में केस कर दे तो? स्वाति ने पूछा। वह केस नहीं कर सकती है स्वाति। अगर उसने केस कर दिया तो वह रातों रात उसकी कंपनी और साइसा के पूरे फैमिली को जान से मार देगा। उसके पूरे कंपनी को एक दिन में मिट्टी में मिला देगा वो लोग। इस वक्त किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। बस सभी लोगों को इस वक्त साइसा की चिंता सता रही थी।
सभी लोग साइसा के घर जाने का फैसला किया। वे लोग जैसे ही साइसा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा साइसा हॉल में सोफे पर घुटने को मोड़कर अपने हाथ से पकड़कर बैठी हुई थी और सहमी सहमी सी रो रही थी। स्वाति ने देखा कि उसकी आंख में रोशन प्रताप राठौर के धमकी का डर साफ झलक रहा था। उसके गाल पर पहले से ही आंसुओं की लकीर खिंची हुई थी, पर उसकी आंसू थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रियंका साइसा के पास बैठकर उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी और तभी साइसा की मां ने उन लोगों को एक कोने में ले जाते हुए कहा, साइसा के भाई ने उसके गलती ना होने के बावजूद भी बहुत डांटा है। वह काफी देर से बैठकर रो रही है। साइसा देखो, रोने से कुछ नहीं होगा, हम कोई ना कोई तो रास्ता निकाल लेंगे, कोमल ने कहा। कोमल देख पा रही थी कि उसकी बात का असर साइसा पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसके आंसू मानो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रियंका ने कहा, अभी के अभी हम किसी माफिया गैंग से संपर्क करेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, साइसा ने रोते हुए कहा। स्वाति यह देख रही थी कि उसकी आंख रो रो कर लाल हो गई थी। स्वाति को भी साइसा की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, भले ही साइसा कितनी रूड और घमंडी क्यों ना हो। साइसा ने कहा, किसी को कॉल करने से कुछ फायदा नहीं है, ये बात पहले से ही बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। साइसा यह बात समझ चुकी थी, पहले ही उसकी गुस्सा हुई हरकत की वजह से यह बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अब गुंडे भिजवाकर उसके खिलाफ साजिश करने से कुछ नहीं होगा। कैलाश ने कहा, कुछ करना है तो ऐसा करो कि वह चाहकर भी हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर आगे कैलाश ने कहा, रुको मैं अपने पापा से पूछता हूँ। रुको मैं भी पूछती हूँ, प्रियंका ने कहा। कोमल और स्वाति भी इस काम में लग गए थे, लेकिन तभी साइसा ने कहा, स्वाति मुझे माफ कर देना, मेरी ही गलती थी। अगर ना मैं वहाँ से उठ के जाती और ना गुस्सा करती और ना तुम सबके बात जान बढ़ाती, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ही यह सब हुआ है। स्वाति भी उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दी। अब उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या जवाब दे। कुछ नहीं होगा साइसा, इधर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई तो रास्ता हम सभी निकाल लेंगे। इधर सभी कोशिश कर रहे थे कि शायद उनकी फैमिली कुछ ना कुछ तो मदद कर दे, लेकिन यह बात सभी जानते थे, उन सभी की पूरी फैमिली भी मिल जाए फिर भी वो रोशन प्रताप राठौर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर फिर भी सभी खुद को और साइसा को शांत करवाने के लिए यह सब कर रहे थे। और तभी स्वाति के फोन की घंटी बजती है। स्वाति एक कोने में जाकर फोन को उठाती है। हेलो स्वाति मैडम। फोन पर एक लड़की की आवाज थी। स्वाति उस आवाज को सुनकर तुरंत पहचान गई। वह कोई और नहीं बल्कि बीटीएस की कंपनी की ब्रांच जो कि पटना शहर में है, उसके पहले की मालकिन तानिया मल्होत्रा ही थी। उसने कहा, क्यों स्वाति मैडम, आपको गए हुए इतने दिन हो गए, आपको बीटीएस से नहीं मिलना है क्या? स्वाति ने कहा, हाँ वो न मैं। तानिया मल्होत्रा ने कहा, क्या मैं? स्वाति ने कहा, कुछ प्रॉब्लम थी, मैं इसीलिए नहीं आ रही थी। और तभी तानिया मल्होत्रा ने कहा, देखिए मैडम, आपकी माँ ने पूरी मेहनत से आपको बीटीएस कॉर्पोरेशन की मालकिन बनाया है। आप ऐसा करोगे मैडम, काम पे नहीं आओगे तो कैसे होगा? तानिया मल्होत्रा ने फिर आगे कहा, देखिए मैडम, एक बॉस के नाते नहीं, एक बहन के नाते समझा रही हूँ। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको बर्बाद मत कीजिए, पूरी जान से मेहनत कीजिए और बीटीएस की हर परीक्षा को पास कीजिए। यह मौका हर किसी को नहीं मिलता मैडम। और तब स्वाति उस कोने में राठौर एम्पायर ग्रुप और साइसा के बीच हुए झगड़े को बताती है। स्वाति ने कहा, मिस तानिया मल्होत्रा जी, जब मैं बचूंगी ही नहीं तो कैसे अपना सपना पूरा करूंगी? और मेरे दोस्त लोग भी नहीं बचेंगे, सबको जान से मार दिया जाएगा। बस इतनी सी बात? तानिया मल्होत्रा ने कहा, देखो स्वाति मैडम, आपको जिस कंपनी का पद मिला वो भले ही छोटा है, क्योंकि वो बीटीएस की कंपनी का सिर्फ एक ब्रांच है, लेकिन इसकी मेन कंपनी साउथ कोरिया में है। इसके सामने तो राठौर एम्पायर ग्रुप एक चींटी है। यह बात सुनकर स्वाति शॉक्ड हो जाती है। फिर तानिया मल्होत्रा ने आगे कहा, आपको मेन कंपनी से मदद नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ, ये जो बिग हिट कॉर्पोरेशन हमारे पटना शहर में, उसका सोशल मीडिया अकाउंट और हैंडल बहुत बड़ा है। आप उस अकाउंट और हैंडल का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं मैडम। आप चाहे तो राठौर एम्पायर ग्रुप को रातों की रात गिरा सकते हैं। आप चाहे तो उसका यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास ये सारी पावर है मैडम।
और ये सारी पावर आपको उसी दिन मिल गई थी जिस दिन आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। उसके बाद स्वाति ने कहा, लेकिन मैं ये सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल का क्या करूं और कैसे करूं? आप खुद सोचिए मैडम क्या करना है। उसके बाद मिस तानिया मल्होत्रा ने फोन को कट कर दिया। स्वाति ने जब तानिया मल्होत्रा से बात की तो वह काफी शांत हो गई और अब उसे उम्मीद की एक किरण साफ झलक रही थी। उसने खुशी के मारे साइसा के पास गई और जोर से चिल्लाते हुए कहा, याहू यस, अब कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज सुनकर प्रियंका, कोमल, कैलाश और साइसा शॉक्ड में पड़ गई। भला साइसा के पिता की इतनी बड़ी कंपनी है, वह फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रहे थे। राठौर एम्पायर ग्रुप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो भला स्वाति जिसके पास एक स्कूटी खरीदने तक के पैसे नहीं है, वह भला यह सब कैसे करेगी? कैलाश ने कहा, क्यों बहन स्वाति, क्यों ऐसा मजाक कर रही हो? स्वाति ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। प्रियंका ने कहा, अच्छा तो तुम भला मदद हमारी कैसे करोगी? दरअसल स्वाति के दोस्त लोग उसे 5वीं कक्षा से ही जानते थे कि वह काफी समझदार है, लेकिन उसके दोस्त लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे स्वाति कितना ही कुछ क्यों ना कर ले फिर भी राठौर एम्पायर ग्रुप का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे इसमें स्वाति की जान ही क्यों ना चली जाए। और इसलिए स्वाति के दोस्त लोग भी उसके बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। कोमल ने कहा, बोलो बोलो स्वाति, कैसे करोगी हमारी मदद? स्वाति ने कहा, वह मैं बीटीएस की कंपनी की ब्रांच। यह कहते हुए वह बीच में ही रुक गई। क्या ब्रांच? इससे आगे कुछ बोलो भी। दरअसल स्वाति यह बोलते हुए सोच में पड़ गई थी। दरअसल स्वाति के दोस्त लोग यह बात नहीं जानते थे कि स्वाति पटना शहर के बिग हिट कॉरपोरेशन की मालकिन बन गई है। साइसा ने कहा, देखो स्वाति, तुम पहले भी उस रॉयल क्राउन बैंक में घुसी चली आई, अपनी औकात जानते हुए कि तुम गरीब हो। फिर हमारे बीच में झगड़ा हो गया और उस झगड़े में आ गया राठौर एम्पायर ग्रुप। जब तुम ये बात जानती हो कि तुम एक कचरे के ढेर पर पैदा हुई हो तो क्यों अमीरी का दिखावा करती हो? कोई तुम राजा की बेटी नहीं हो स्वाति, आगे से ये मजाक करना बंद करो। और इसलिए भी मुझे तुम पर गुस्सा आता है। स्वाति जब यह बात साइसा के मुंह से सुनी तो मानो उसके आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन स्वाति यह भी सोच रही थी कि साइसा गलत तो नहीं बोल रही है, वह तो सच ही बोल रही है। अब तक जो स्वाति के दोस्त लोग उसकी साइड लेते थे, आज उन लोगों ने भी उनका साइड नहीं लिया। वे लोग यह बात अच्छी तरह से देख पा रहे थे। जब स्वाति का सूर्या से ब्रेकअप हुआ तब से वह बहकी बहकी बात कर रही है और स्वाति भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि वह झूठ नहीं बोल रही है। आखिर स्वाति सच क्यों छुपा रही थी? वह ये बात क्यों नहीं बता रही थी कि वह बीटीएस कंपनी की मालकिन है? अब स्वाति सोशल मीडिया हैंडल के जरिए क्या करने वाली थी? क्या वह राठौर एम्पायर ग्रुप से उलझ पाएगी या अपनी जान गंवा बैठेगी? आखिर कैसे स्वाति चुनौतियों और परीक्षाओं को पार कर बीटीएस से मिलेगी और एक सेलिब्रिटी बनेगी? स्वाति ने देखा कि उसके दोस्त लोग उसके बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उल्टा वो लोग उसे पागल समझ रहे थे। तब स्वाति ने कहा, मेरा एक दोस्त है, मैं उनसे मदद मांगने की कोशिश करती हूँ, शायद उनसे कुछ मदद हो जाए। साइसा ने कहा, ओए नौटंकीबाज, बस बहुत हो गया तुम्हारे नखरे, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह गरीब ही होगा। स्वाति को उसके दोस्त और साइसा के मुंह से ऐसी बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। स्वाति वहां से तो निकल आई, मगर रोड पे चलते चलते यह भी सोच रही थी, आखिर अब भला करना क्या है। स्वाति खुद को मन ही मन कोस रही थी, क्या भगवान आप भी मेरे जिंदगी में एक अच्छा पल नहीं देते हो आप? आखिर जब मैं रोशन प्रताप राठौर के हाथों मारी ही जाऊंगी, मेरा जो सपना था बीटीएस से मिलना वह अधूरा ही रह जाएगा। भगवान क्यों दी मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें मैं अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पा रही। मिलना था मुझे बीटीएस से, लेकिन उसकी कंपनी की ब्रांच जो कि पटना शहर है वहीं पर अटकी पड़ी हूँ। यह सोचते सोचते स्वाति एक सब्जी वाले के ठेले से जाकर टकरा गई। तो सब्जी वाले ने कहा, क्या मैडम आपका ध्यान किधर है? सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मैडम, आप जाओ। तभी उस ठेले वाले का भाई आया। उसने कहा, दादा उस शरद खेतान ने हमारे सारे ठेलों पर कब्जा जमा लिया। तभी उस ठेले वाले बूढ़े आदमी ने कहा, ये अमीर लोग भी ना अपने काले धन पर कुछ भी कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इनके काले धन को दुनिया को बताए। स्वाति ने कहा, काला धन? यह बात सुन उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। स्वाति ने तुरंत ऑटो ली। ऑटो वाले पूछते हैं, बताइए मैडम आपको कहाँ चलना है? स्वाति ने कहा,
मुझे बीटीएस की कंपनी की ब्रांच में ले चलो। ऑटो वाले ने स्वाति को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैडम आप बिग हिट कॉरपोरेशन जाना चाहती हैं? दरअसल ऑटो वाला यह बात सुनकर शॉक्ड हो गया था। भला इतनी सिंपल और गरीब लड़की का उस बिग हिट कॉरपोरेशन में क्या काम? पक्का मैडम वहीं न चलना है? स्वाति ने कहा, अरे हाँ भैया हाँ वहीं चलना है। उसके बाद ऑटो वाले ने बिना किसी देरी के वहां से ऑटो लेकर निकल गया। इधर स्वाति भी मिस तानिया मल्होत्रा को कॉल करके बता दी थी कि वो अपना सारा काम आज से ही स्टार्ट करेगी। लगभग आधे घंटे के बाद ऑटो बिग हिट कॉरपोरेशन पहुंचती है। स्वाति ऑटो से उतरती है और ऑटो वाले को पैसे देने के बाद थोड़ी शांत होती है। आज उसका बिग हिट कॉरपोरेशन में पहला दिन था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे बार बार राठौर एम्पायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की धमकी याद आती थी, जिन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। वह बार बार यही सोच रही थी, पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे मिलूंगी मैं बीटीएस से। यह सोचते हुए वह बिग हिट कॉरपोरेशन के मेन गेट के पास पहुंचती है। स्वाति ने देखा कि ऑफिस के बाहर काफी भीड़ लगी थी। हर कोई अपने हाथ में महंगे महंगे फूल के बुके लिए खड़ा था। किसी ने अरमानी का सूट पहना था तो किसी ने ब्रांडेड साड़ी। सभी की निगाहें मेन गेट पर ही टिकी थी। एक लड़की बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, सुना है आज हमारी न्यू बॉस पहली बार आ रही है। मैं ये सोच रही हूँ भला वो रोल्स रॉयस से उतरेगी या फिर BMW से। दूसरा लड़का जो कि काला कोट पहना हुआ था, अरे क्या हमारी न्यू बॉस हम जैसे छोटे एम्प्लॉयज को नोटिस भी ना करे। सभी ठाके मारकर जोर जोर से हंसने लगे। इसी बीच स्वाति उन लोगों की बात सुन थोड़ी गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर मेन गेट से अंदर जाने लगी। उसके साधारण कपड़े और खाली हाथ को देखकर लग रहा था वह वहां पर जॉब लेने के लिए आई है। तभी उस काले चश्मे लगाए लड़के ने कहा, आपको पता नहीं है आज हमारी न्यू बॉस आ रही है। जाइए जाइए कल आइएगा, आज यहाँ पर कोई काम नहीं मिलने वाला। स्वाति उसकी यह बात सुनकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से, कल थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर यहाँ आइएगा काम के लिए। स्वाति ने कहा, मैं ही हूँ आपकी न्यू बॉस। ओह माय गॉड, आप है हमारी न्यू बॉस। उस लड़के ने हंसते हुए कहा और उसने सारे एम्प्लॉयज को वहाँ पर बुला लिया। उस लड़के ने कहा, देख रहे हो चैतन्या मैम, ये है हमारी न्यू बॉस। अच्छा तो तुम हमारी न्यू बॉस हो? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, बॉस का मतलब भी पता है तुम्हें? लेकिन स्वाति ने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया। तब उस काले कोट वाले लड़के ने कहा, यार कल को कोई चपरासी खुद को मालिक बोलेगा तो क्या तुम लोग मान लोगे? बस बहुत हो गया, अब इससे आगे तुम यहाँ। इससे आगे चैतन्या कुछ बोल पाती, तभी एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है। उसमें से एक वाइट कोट पहना हुआ आदमी उतरता है। उसके एक हाथ में सबसे महंगी घड़ी थी और दूसरे हाथ में काला बैग। उसके ऐसे लुक को देखकर ही लग रहा था वह कोई बहुत बड़ा आदमी था। उसने कार से उतरते हुए सीधा चैतन्या के पास गया और बोला, अरे चैतन्या जी आप यहाँ कैसे? तब चैतन्या ने कहा, आज हमारी न्यू बॉस आने वाली है और तुम इस एक नंबर की लफंगे लड़की को देख रहे हो, खुद को बॉस बता रही है इस कंपनी की। दरअसल वह लड़का राहुल इस कंपनी का सबसे बड़ा एम्प्लॉय था। राहुल ने स्वाति से कहा, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग में खराब है क्या? निकलो अभी के अभी यहाँ से निकलो, यहाँ सड़क छाप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, चलो निकलो। लेकिन स्वाति ने उसके बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि वह इस कंपनी की बॉस है, मगर वह यह बात साबित कैसे करे यह सोच सोचकर उसे डर लग रहा था। यहाँ था कि कोई भी उसके बात को मानने को तैयार ही नहीं था। चैतन्या ने कहा, राहुल सर इस प्रॉब्लम को आप ही सॉल्व कीजिए। राहुल ने चैतन्या जैसी खूबसूरत लड़की के मुंह से ऐसी बात सुन अचानक उसको मन ही मन में कुछ होने लगा। उसने स्वाति को देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ आने की? स्वाति को इन लोगों का ऐसा बिहेवियर देखकर गुस्सा उसके सर के ऊपर से जा रहा था। अच्छा तो अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ आना चाहिए और किसकी परमिशन लेनी चाहिए? राहुल ने कहा, हाँ हम बताएंगे। स्वाति ने कहा, वाह वाह गजब बात है, कहाँ पैदल चला जाएगा, कोई बताएगा मुझे? और यहाँ कोई सड़क पर लिखा है कि पैदल नहीं आ सकते, तो गाड़ियों को भी नहीं आना चाहिए। और जब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपकी कंपनी की बॉस हूँ तो आप लोग मानते ही नहीं। राहुल ने कहा, अब तुम हमें बताओगे कि हमारी न्यू बॉस कौन है?
मुझे पता है तुम जैसे सड़क छाप लोगों के कारनामे। यहाँ तुम इसीलिए आई हो कि तुम्हें 1000 से 500 रुपये मिल जाए यहाँ आने के लिए। अब ये लो 1000 रुपये, चलो यहाँ से जल्दी निकलो। अब तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा बकैती करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे मिल गए हैं, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन स्वाति थी कि वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। राहुल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, जल्दी यहाँ आओ। सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए राहुल के पास आ गए। राहुल ने कहा, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही स्वाति की तरफ घूमा तो वह वहाँ पर चौंक गए। उन्होंने कहा, स्वाति जी आप यहाँ? राहुल ने कहा, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस भिखारी को तुम स्वाति जी बोल रहे हो? तब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर आपको कोई भूल हुई है, ये हमारी ब्रांच में आज से 10 दिन पहले आई थी और तो और हमारी मैडम मिस तानिया मल्होत्रा ने इनके साथ मीटिंग भी की थी। राहुल ने कहा, ये क्या बक रहे हो तुम? तब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। ओ अच्छा, तो ये हमारी न्यू एम्प्लॉइज है जो खुद को बॉस बता रही है। राहुल सर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे सड़क छाप लोग यहाँ काम करें, प्लीज राहुल सर निकालो इसे यहाँ से। राहुल को चैतन्या की ऐसी नर्म होठों से निकली नर्म बात मानो उसके कानों को ठंडक दे रही हो। वाकई चैतन्या इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी लट्टू हो सकता था। राहुल ने अपना रौब दिखाते हुए कहा, अबे ओए भिखारी, यहाँ से उल्टे पर रवाना हो जाओ। राहुल ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसे लोगों की इस कंपनी के ब्रांच का नाम बदनाम करने की, चलो चलो निकलो यहाँ से। स्वाति को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी स्वाति उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कही, तुम कौन हो? राहुल ने अपना कॉलर पकड़ते हुए रौब के साथ कहा, मैं इस कंपनी का मैनेजर कम छोटा बॉस हूँ, लेकिन तुम ये जानकर क्या करोगी? स्वाति उसे देखते ही मन सोचने लगी, मिस तानिया मल्होत्रा ने इस कंपनी में कैसे कैसे बदतमीज लोगों को काम पर रखा है। मतलब तमीज ही नहीं है बात करने की, सब पर अमीरी का भूत चढ़ा हुआ है। स्वाति ने कहा, अच्छा राहुल, तो आप मेन मैनेजर हैं, आपको किसने परमिशन दी किसी भी एम्प्लॉयज को उसके बिना बॉस के परमिशन के निकालने का? यह बात सुन वहाँ पर सभी शॉक्ड हो गए थे। वाकई किसी के भी पास एम्प्लॉयज को निकालने की परमिशन नहीं थी। इस झगड़े को देख देख कर वहाँ पर सभी लोगों को मजा आ रहा था। चैतन्या ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। और उसने पुलिस को कॉल कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, स्वाति ने घबराते हुए कहा, मगर चैतन्या नहीं रुकी, उसने पुलिस को डायरेक्ट कॉल कर दिया। आखिर क्या लगता है आपको, स्वाति राठौर एम्पायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से कैसे उलझेगी? यहाँ तो उसके अपने ही कंपनी के लोग उसे भिखारी समझ रहे हैं। क्या अब स्वाति जेल जाएगी या फिर रोशन प्रताप राठौर के हाथों मारी जाएगी? स्वाति ने देखा कि चैतन्या ने पुलिस को कॉल कर दिया है। स्वाति भी बिना कुछ कहे बिग हिट कॉरपोरेशन के अंदर चली जाती है। राहुल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ओ भिखारी रुक जाओ। तब राहुल ने गुस्से में आकर अपना जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगाने लगा। राहुल के फोन लगाने के 5 मिनट बाद ही विक्रांत मल्होत्रा चलता हुआ आता है। वह इस ब्रांच का HR डिपार्टमेंट था और यही वजह था कि सभी एम्प्लॉयज उससे डरते थे। राहुल ने हंसते हुए कहा, तू तो गया आज काम से। HR डिपार्टमेंट मिस्टर विक्रांत मल्होत्रा को राहुल ने सारा बात बता दिया। विक्रांत मल्होत्रा कोई और नहीं बल्कि तानिया मल्होत्रा का छोटा भाई था। विक्रांत मल्होत्रा ने सीधा स्वाति से पूछा, क्या तुमने इन सभी से रूट की तरफ बात किया और बिना परमिशन के कैसे तुम बिग हिट कॉरपोरेशन के अंदर चली आई? और जल्दी से राहुल और चैतन्या को सॉरी बोलो अभी के अभी और जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना पुलिस तो आता ही होगा, सारा मामला अब वही हैंडल करेगा। स्वाति हंसते हुए कही, अरे अजीब पागल हो तुम लोग यार, मतलब अपने बॉस को ही तुम लोग जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हो। पुलिस आएगी ना, उल्टा तुम लोग अब नहीं बचोगे। जब विक्रांत ने देखा स्वाति के चेहरे पर डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था तो विक्रांत मल्होत्रा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सभी आपस में बात कर रहे थे, आज विक्रांत सर इस लड़की को तो फायर करेंगे ही और साथ में छोड़ने वाले भी नहीं हैं। विक्रांत ने कहा, तुम यहाँ एम्प्लॉयज हो ना, निकालो अपना ID निकालो, मैं तुम्हें आज के आज ही इस काम से निकालता हूँ और पतली गली पकड़ के निकलो यहाँ से। यह सुनकर स्वाति जोर जोर से हंसने लगी। इतने में ही वहाँ पर 4 से 5 पुलिस आ गए। सभी पुलिस को देखकर राहुल और चैतन्या काफ़ी खुश हो गए। राहुल ने कहा, ये रहा सर, ले जाइए इसे यहाँ से। पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा स्वाति के पास जाने लगा और उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे ले जाने लगा। तभी चैतन्या ने कहा,
क्यों हमारी न्यू बॉस? तभी से तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही थी। अब जाओ, गरीब भिखारी कहीं की। तुम जैसे लोग के लिए ना वही जगह सेफ है। और तभी कार की हॉर्न बजती है और जैसे ही कार का दरवाजा खुला तभी उधर से एक खूबसूरत सा लड़का बाहर आया। उसने अपना चेहरा पर सन ग्लासेस लगाया हुआ था, जिस वजह से वह और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उस लड़का का कदम सीधा स्वाति की तरफ बढ़ा। उसने जब देखा कि स्वाति के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है तो वह और भी ज्यादा चौंक गया। उसने पुलिस से कहा, हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपने क्या समझकर हमारी मैडम को गिरफ्तार किया? छोड़िए अभी के अभी, वरना मैं कोर्ट में आपके खिलाफ केस करूंगा। तब पुलिस ने स्वाति को तुरंत छोड़ दिया। वह लड़का स्वाति के करीब जाकर हल्का सा झुकते हुए कहा, सॉरी मैम, एक्चुअली मैं आपका सारा आईडी और डॉक्यूमेंट प्रूफ बनवाने गया था और मुझे सच में समय का पता नहीं चला। आई एम रियली सॉरी मैम। स्वाति उस लड़के की आवाज़ सुन समझ गई थी, यही उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड श्रीशांत था। सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दें। राहुल ने कहा, श्रीशांत, तुम्हें पता है तुम जिसे इस कंपनी की मैम बोल रहे हो वो इस कंपनी की सिर्फ एम्प्लॉयज है। क्या एम्प्लॉयज? श्रीशांत ने कहा, आपको ना कोई कंफ्यूजन हुआ है, ये हमारी कंपनी की न्यू बॉस है जिसे हमारे पहले की बॉस मिस तानिया मल्होत्रा ने हायर किया है। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया था। सारे एम्प्लॉयज के चेहरे पर सन्नाटा छा गया था। आखिर सच कौन बोल रहा है? सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अबे श्रीशांत, आज आपकी नौकरी जाएगी ही, और साथ में ये हमारी कंपनी की न्यू बॉस नहीं है। हमारी बॉस इसके जैसे गरीब और फटीचर थोड़ी ना होगी। श्रीशांत ने कहा, ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट जिसे मुझे मिस तानिया मल्होत्रा ने दिया था। जैसे ही श्रीशांत ने ये सारी बात बताई तब चैतन्य और राहुल उस डॉक्यूमेंट को देखने लगे। जब उन लोगों ने उस डॉक्यूमेंट पर स्वाति का नाम देखा और साथ ही उस डॉक्यूमेंट पर स्वाति का फोटो भी लगा था तो मानो उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक जो उनकी आवाज़ में करकराहट थी वह किसी भींगी बिल्ली की तरह हो गई थी। ओह माय गॉड, यही हमारी न्यू बॉस है। आज तो मैं गई काम से। चैतन्य ने अपने मन ही मन में डरते हुए कहा। विक्रांत ने अपने मन ही मन में खुद से कहा, माना कि मैं एक अच्छा डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन मैंने तो अपने न्यू बॉस को ही फायर कर दिया। इन सब में सबसे ज़्यादा डरी हुई थी मिस चैतन्य, क्योंकि उसने पुलिस को कॉल करके स्वाति को जो जेल भेजवाने की हरकत की थी, शायद ही स्वाति उसे माफ करती। चैतन्य को ना आओ दिखा ना ताओ, उसे तो बस अपनी जॉब की पड़ी थी, इसीलिए वह स्वाति के पैर पकड़कर रोने लगी। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप हमारी कंपनी की न्यू बॉस हो। आपके रहन सहन को देखकर मैम मैं कंफ्यूज हो गई थी। प्लीज मुझे मैम माफ कर दे। श्रीशांत ने स्वाति से कहा, चलिए मैम आप कैबिन में चलिए। स्वाति चैतन्य को अपने पैरों से हटाकर कैबिन के अंदर चली गई। आज जो हरकत इन लोगों ने स्वाति के साथ की थी, शायद ही स्वाति उसे कभी भूल पाती, इसलिए गुस्सा स्वाति के सर के ऊपर से जा रहा था। श्रीशांत ने उनको कैबिन दिखाते हुए कहा, मैम ये रहा आपकी कुर्सी, आप यहाँ पर बैठकर शांत हो जाओ। एसी की ठंडी हवा और कैबिन की अजीब सी मन बहला देने वाली खुशबू स्वाति को शांत कर दिया था। श्रीशांत ने पानी लाते हुए स्वाति को दे दिया। अब तक स्वाति भी श्रीशांत को अच्छी तरह से नहीं देखी थी। श्रीशांत के बाल और हल्की सी दाढ़ी, मानो स्वाति को उसे देखकर अच्छा फील हो रहा था। उसके जैसा स्मार्ट लड़का, उसके आवाज में हल्का सा नरमाहट और हल्का सा भारीपन, मानो स्वाति के कानों को ठंडक दे रही हो। श्रीशांत ने कहा, मैम मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, अगर आप गुस्सा ना हो तो? स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैम बाहर जो भी कुछ हुआ वह बात मुझे भी कुछ हजम नहीं हो रहा था। स्वाति ने अपने लुक को एरोगेंट करते हुए कहा, क्यों नहीं हुआ? श्रीशांत ने डरते हुए कहा, मैम आपका लुक इतना सिंपल है। स्वाति ने जोर से कहा, क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो तुम? श्रीशांत ने डरते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मैम, मुझे माफ कर दें। स्वाति ने कहा, अरे तुम सही बोल रहे, आगे बोलो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। श्रीशांत ने डरते हुए कहा, हमारे इससे पहले के जितने भी बॉस थे वो काफी अमीर घराने से थे, लेकिन मैम आप तो बिल्कुल सिंपल घर से लगती हैं। तो क्या ये सच है मैम? आगे श्रीशांत ने कहा, मैम मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इस कुर्सी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है किसी साधारण लोग के लिए। मैम
या तो आपकी फैमिली शहर की सबसे अमीर फैमिली होगी या सबसे पावरफुल फैमिली होगी, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। स्वाति भी श्रीशांत के मुंह से यह सब बात सुन सोचने लगी, क्योंकि श्रीशांत ने अब तक जो भी कहा था वह सारा बात सच था। स्वाति ने बस इतना कहा, देखिए आप जो बोल रहे हैं वह सच है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे मेरी साधारण फैमिली की तरफ से मुझे इस बिग हिट कॉरपोरेशन का बॉस बनने का मौका कैसे मिला। श्रीशांत ने दोबारा कहा, मैम आप कुछ छुपा तो नहीं ना रही हैं, या फिर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी हुई हैं। स्वाति ने कहा, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, अब इससे आगे कुछ पूछना नहीं। अब इस बारे में बात अभी ना ही करो तो अच्छा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। स्वाति भी खुद कंफ्यूज थी, आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। पर जो भी था उसे आज काफी स्पेशल महसूस हो रहा था। इतने में ही कैलाश का फोन आया। अरे बहन स्वाति किधर है? रोशन प्रताप राठौर का कॉल आया था। अगर अगले 12 घंटे में हम लोग खुद नहीं गए ना, तो वो लोग हमारे पूरे फैमिली को तरपा तरपा कर मारेगा। अगर हम लोग खुद उसके पास चले जाएं तो वो लोग हमारी फैमिली को कुछ नहीं करेगा। स्वाति भी कैलाश की बात सुनकर समझ गई थी कि वह कितना डरा हुआ था। कैलाश ने कहा, तुम तो किसी से मदद ना मांगने गई थी, उसका क्या हुआ? स्वाति ने कहा, तुम सभी का ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ। और हाँ, कुछ नहीं होगा, सभी को बोल देना। स्वाति की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके बाद स्वाति ने फोन को कट कर दिया और अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड श्रीशांत से कहा, सुनो, बाहर जिन लोगों ने भी मेरे साथ बदतमीजी किया उन सभी को यहाँ बुलाओ अभी के अभी। श्रीशांत यह देख पा रहा था उस फोन के आ जाने के बाद स्वाति कितने गुस्से में थी, इसलिए श्रीशांत ने बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। श्रीशांत जैसे ही बाहर निकला तो उन्होंने देखा विक्रांत बोल रहा था, शायद जो गलती आज हम लोगों ने की है शायद हम लोगों को भगवान ही बचाए। तभी श्रीशांत ने कहा, जाओ तुम लोग, मैम अभी के अभी तुम लोगों को अंदर बुला रही है। विक्रांत, चैतन्य और राहुल थर थर कांपते हुए अंदर गए। स्वाति आज अपना स्टाइलिश रूप दिखाते हुए कहती है, तो तुम लोग क्या बोल रहे थे, मुझे जेल भिजवाओगे? मैं तुम लोगों से पैसे लेने के लिए जगह पर घुस आई। बोलो बोलो विक्रांत, चैतन्य और राहुल, पुलिस को कॉल करना चाहोगे? नहीं मैम, तीनों ने एक साथ कहा। और स्वाति का पैर पकड़ते हुए कहा, मैम जो भी गलती है उसकी सजा आप हमें दे दे, लेकिन प्लीज हमें जॉब से ना निकालें। स्वाति ने अपने मन ही मन में सोचा और कहा, तुम लोगों को मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं गरीब हूँ तो क्या मतलब, तुम लोग कुछ भी बोल दोगे। अब ना मैं तुम लोगों को जॉब से बाहर निकाल देती हूँ, तब तुम लोगों को गरीबी और बेरोजगारी का पता चलेगा। नहीं नहीं मैम सॉरी, आगे से हम गरीब तो क्या किसी के भी साथ ऐसा नहीं करेंगे। स्वाति ने कहा, ठीक है तुम लोग खड़े हो जाओ। तुम तीनों राठौर एम्पायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे काले धन, इनलीगल बैंक ट्रांजैक्शन, पॉलिटिकल फंडिंग, स्माइलिंग, जो भी काले धंधे हो उसका सारा रिपोर्ट मुझे अगले 8 घंटे के अंदर यहाँ टेबल पर होना चाहिए, वरना तुम तीनों अगले 8 घंटे के अंदर अपना बैग उठाकर इस कंपनी से बाहर निकल जाना।